बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करते हैं जी अपना नेक्स्ट चैप्टर। इट्स चैप्टर नंबर 8। ये चैप्टर हमारे पास वेव्स के रिलेटेड है। तो चूंकि रिड्यूस सिलेबस है तो उसमें बहुत सी चीज़ें हम स्किप करने जा रहे हैं, ठीक है। और जो डायरेक्ट हमारे पास टॉपिक होगा इट्स अबाउट द साउंड, हम उसी जाने इसको लेके चलते हैं। और ये देखते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर के अंदर कौन सा है। द फर्स्ट टॉपिक इज द स्पीड ऑफ साउंड। लुक हियर, आपके पास जो साउंड है दैट बेसिकली आर द वेव्स, और ये हमारे पास मैकेनिकल वेव्स होती हैं। मतलब दे रिक्वायर मीडियम टू मूव देम फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस। चाहे वो मीडियम लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, कुछ ना कुछ मीडियम इनके लिए होना जरूरी है। अगर मीडियम नहीं होगा तो ये वेव्स मूव नहीं कर सकती। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं कि किसी भी मीडियम के अंदर, चाहे वो लिक्विड है, सॉलिड है या गैस है, हम जो है वो जो आपके पास साउंड है उसकी स्पीड फाइंड करेंगे कि कितनी होती है। पर्टिकुलरली यहाँ हमारे पास जो टिपिकल केस है वो गैस के लिए है, एयर के लिए है। तो हम यहाँ पे देखेंगे ये स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिफाइन द स्पीड ऑफ अ वेव। स्पीड ऑफ वेव क्या होती है उसमें हम क्या कहेंगे, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ साउंड वेव पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ अ वेव। ये जो पर टाइम है एक्चुअली इट्स अ पर यूनिट टाइम। इसको आप साथ आप छोटा सा एक वर्ड जो है वो यूनिट भी लिख लीजिए, पर यूनिट टाइम। ओके, so here we have the word the per unit time. The distance covered by waves per unit time is called the speed of the wave। कि एक यूनिट टाइम मीन 1 सेकेंड में वेव कितना डिस्टेंस कवर करती है वो उसकी स्पीड कहलाता है। साउंड वेव्स आर कंप्रेशनल इन नेचर। हाँ, अब आपने ये बात याद रखनी है कि वेव्स की दो टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं कि वो आपके पास ट्रांसवर्स वेव्स हैं, और दूसरी आपके पास कंप्रेशनल वेव्स है। जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं वो क्रस्ट एंड ट्रफ पे मुश्तमिल होती हैं, और जो आपके पास कंप्रेशनल वेव्स होती हैं वो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन पे मुश्तमिल होती हैं। कंप्रेशन से मुराद यह कि वो वेव के वो हिस्से जहाँ पे दबाव ज्यादा होगा, और रेयरफेक्शन से वो मुराद आपके पास जहाँ पे दबाव कम होगा। तो वो जहाँ दबाव ज्यादा वो आपका कंप्रेशन कहलाता है, जहाँ पे दबाव कम होगा या डेंसिटी आपके पास कम हो जाएगी वो आपके पास रेयरफेक्शन कहलाता है। तो यूं आपके पास ये बात आती है कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव्स इन अ मीडियम डिपेंड्स ऑन द टू फैक्टर्स। क्या आपको इस टॉपिक के स्टार्ट में मैंने बताया था कि जो साउंड वेव्स होती हैं वो मैकेनिकल वेव्स होती हैं। मैकेनिकल वेव्स मीन ऐसी वेव्स जिनको पास होने के लिए कोई मीडियम दरकार होता है, दोज आर नोन एज द मैकेनिकल वेव्स। तो उनकी जो स्पीड है वो कहता है दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अब वो दो फैक्टर्स कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। नंबर वन, द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, एंड द नंबर टू, द इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम। साउंड वेव्स जिस मीडियम से पास हो रही हैं उनकी डेंसिटी कितनी है, एंड नंबर टू, उस मीडियम की जो है वो इलास्टिसिटी कितनी है, मतलब मीडियम कितना इलास्टिक है, उसके अंदर लचक कितनी है। तो ये कहता है जो स्पीड है साउंड वेव्स की किसी भी मीडियम में वो इन दो चीजों पे डिपेंड करती है। न्यूटन डिराइव्ड द फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन अ मीडियम। तो कहता है कि एज यूजुअल यहाँ भी हमारे अंकल न्यूटन काम आते हैं, और उन्होंने क्या किया कि फार्मूला ड्राइव किया स्पीड ऑफ साउंड इन अ मीडियम। और फार्मूला क्या था हमारे पास, लुक है जी, here we have the formula कि speed is equal to the square root of elastic modulus of medium divided by the density of the medium। elastic modulus of medium over density of medium, मतलब वही दो चीजें यहाँ आपके पास
इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम, तो यहाँ पे वही हमने बात करी इलास्टिक मॉडुलस ऑफ मीडियम ओवर द डेंसिटी ऑफ मीडियम, दोनों डिवाइड होते हैं, इनका स्क्वायर रूट आ जाएगा यहाँ हमारे पास। और यहाँ पे इलास्टिक मॉडुलस मीडियम को हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड डेंसिटी एज इज रिप्रेजेंटेड बाय रो। तो इसे हम इक्वेशन ए का नाम देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन ए है, v इज इक्वल टू ई ओवर रो स्क्वायर। नाउ लुक हियर, अब सिचुएशन ये है हमारे पास कि हमने स्टडी करना है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। अब एयर हमारे पास एक गैस होती है, तो ये जो आपके पास लिखा हुआ है इलास्टिक मॉडुलस ऑफ मीडियम, बेसिकली दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड्स, क्योंकि इलास्टिसिटी जो होती है वो सॉलिड्स में पाई जाती है आपके पास, वो गैसेस में नहीं होती। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि हमें इस इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस को किसी ऐसे फैक्टर से कंपेयर करना पड़ेगा या रिप्लेस करना पड़ेगा जो कि गैसेस के लिए कारण हुआ। तो फर्स्ट स्टेप अब हमारा यही चलेगा कि हमने किसी तरीके से यहाँ पे जो ई है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम, इसको हमने सब्स्टिट्यूट करना है किसी ऐसे पैरामीटर के साथ या किसी ऐसी क्वांटिटी के साथ जो कि गैसेस के लिए एप्लीकेबल हो। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे कैसे करेंगे। सो while deriving the formula for speed of sound in air, Newton assumed that when the sound wave passes through the air, it is an isothermal process. न्यूटन ने ये कहा कि जब साउंड वेव्स एयर से पास होती हैं तो ये कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसो मीन सेम, थर्म स्टैंड फॉर टेम्परेचर, दैट द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स द सेम इज नोन एज द आइसोथर्मल प्रोसेस। जब उसने कहा कि साउंड वेव्स एयर में से पास होती हैं तो जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर सेम रहता है, मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं आता। अब इसके पीछे उसका लॉजिक क्या था? उसने कहा था क्योंकि एक साउंड वेव मौजूद होती है कंप्रेशन पे और रेयरफेक्शन पे। जब कंप्रेशन आएगा तो ड्यूरिंग कंप्रेशन टेम्परेचर इंक्रीज होगा, दबाव बढ़ेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, एंड ड्यूरिंग रेयरफेक्शन जब गैस मॉलिक्यूल से दूर दूर हटेंगे तो वहां पे आपके पास प्रेशर डिक्रीज होगा, सो टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। तो एक वेव के अंदर एक जगह पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, दूसरी जगह पर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो नेट चेंज इन टेम्परेचर विल बी जीरो। जब टेम्परेचर में कोई बदलाव या तब्दीली नहीं आएगी तो इट विल बी एन आइसोथर्मल प्रोसेस, वो आपके पास एक आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगा। For isothermal process, Boyle's law can be written as, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा मैट्रिक के अंदर, कि दैट बॉयल्स लॉ को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट और P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। तो P आपके पास क्या है, प्रेशर ऑफ द गैस, V उसका वॉल्यूम है, अगेन किसी दूसरी स्टेट के ऊपर P उसका प्रेशर और V उसका वॉल्यूम है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा स्टेट 1 के ऊपर और स्टेट 2 के ऊपर वो हमेशा कांस्टेंट होते हैं। दिस इज व्हाट नोन एज द बॉयल्स लॉ। सो अब हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा इसी स्टेटमेंट को मॉडिफाई करने जा रहे हैं, कैसे कि पी वी इज इक्वल टू पी प्लस डेल्टा पी इंटू वी माइनस डेल्टा पी। तो ये पी वन वी वन के पे हमने क्या लिख दिया, पी वी लिख दिया, स्टेट वन आ गई, एंड स्टेट पी टू वी टू के लिए हमने क्या लिख दिया, पी प्लस डेल्टा पी। अब ये क्या है, ये बेसिकली हो रहा है हमारे पास कंप्रेशन। जब कंप्रेशन होगा तो एयर प्रेशर आपके पास पी है, और उसमें क्या होगा, ड्यूरिंग कंप्रेशन की डेल्टा पी प्रेशर ऐड हो जाएगा, तो द टोटल नेट प्रेशर एट द कंप्रेशन क्या हो जाएगा, पी प्लस डेल्टा पी। अब क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि अगर प्रेशर पी के ऊपर वॉल्यूम वी था, जब पी डेल्टा पी उसके अंदर ऐड होगा तो लाजिम बात है कि जो वॉल्यूम होगा वो डेल्टा वी से कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये आपके पास अगेन बॉयल्स लॉ ही हमने लिखा है, लेकिन थोड़ी सी उसकी फॉर्म चेंज कर दी है, जो कि कंप्रेशन को यहाँ पे शो करता है। Now look here, here we are going to multiply them, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, पीवी से मल्टीप्लाई होगा तो पीबी आ जाएगा, एंड देन वी जो है वो डेल्टा पी से मल्टीप्लाई होगा तो डेल्टा पी वी इंटू डेल्टा पी आ जाएगा। अब ये
माइनस डेल्टा वी पी से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस पी डेल्टा वी, एंड ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, इट विल बिकम द माइनस डेल्टा पी इंटू डेल्टा वी। यहाँ पे अब आप देखिए कि हमारे पास एक सिंपल सिचुएशन है कि ये पीवी साइड पे मौजूद है, तो हम इस पीवी को जैसे काट सकते हैं कि ये पीवी जो है वो इस पीवी से कैंसिल हो जाएगा। एंड नेक्स्ट हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं और देखिए कैसे होता है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसको हम रीअरेंज करते हैं, तो पी डेल्टा वी इज इक्वल टू दी वी डेल्टा पी माइनस डेल्टा पी इंटू डेल्टा वी, ये हमारे पास आ गया। सिंपल, ये आपके पास जो नेगेटिव वाला टर्म था इसको उठा के हम इधर ले गए तो ये पॉजिटिव हो गया और बाकियों को एज इट इज हमने रहने दिया। लुक है जी, अब हम यहाँ पे क्या कहने जा रहे हैं कि ये जो टर्म हमारे पास मौजूद है इस वक्त, डेल्टा पी इंटू डेल्टा वी, ये वी से डेट इट्स अ वेरी स्मॉल टर्म, ठीक है, एज द चेंज इन प्रेशर is very small, so the change in volume is also very small, ठीक है। जब ये इतना स्मॉल होगा तो हम क्या लिख सकते हैं कि hence this factor can be neglected, हम इस फैक्टर को निगलेक्ट कर सकते हैं। ये आपके पास बात आ गई कि डेल्टा पी बहुत ही छोटा है, उसकी क्वांटिटी है, डेल्टा वी की वैल्यू आल्सो बहुत स्मॉल है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट बहुत ही छोटा होगा, तो हम इस फैक्टर को निगलेक्ट करेंगे। जब निगलेक्ट करेंगे तो देन वी आर लेफ्ट विद ये p इज इक्वल टू डेल्टा पी वी ओवर डेल्टा वी। अब इस फैक्टर को हम थोड़ा सा यहाँ पे क्या करेंगे कि रीअरेंज कर देंगे। लुक है कि p इज इक्वल टू डेल्टा p ओवर डेल्टा v ओवर v। ये हमारे पास जो v ऊपर था इसको हम क्या किया कि क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के इसके नीचे ले आए, फर्क कोई नहीं पड़ा, लेकिन उससे हमारे पास मसला जो है वो सॉल्व हो जाएगा। देखिए, बट वी नो दैट p इज इक्वल टू दी स्ट्रेस over volumetric strain and that is equals to A। अब कहता है कि ये हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसका फार्मूला क्या होता है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। अब स्ट्रेस हमारे पास ये आ गया और स्ट्रेन हमारे पास क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, क्योंकि हम यहाँ पे गैस की बात कर रहे हैं तो उसको वॉल्यूम के अंदर चेंज आ रहा है, तो इसलिए हम उसके को किसका नाम देंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का नाम देंगे। सो द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, और वो किसके इक्वल आएगा, पी के इक्वल आएगा, प्रेशर के। ठीक है, देखिए जरा कैसे। तो लुक, एफ इज पी इज इक्वल टू एफ ओवर ए होता है, आप तमाम लोगों को पता है इसका फार्मूला, आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि दैट प्रेशर पी इज इक्वल टू दी किसके इक्वल होता है, एफ ओवर ए के इक्वल होता है, कोस बाय यूनिट एरिया। और यही आपके पास किसके इक्वल होता है, ठीक है, स्ट्रेस के इक्वल होता है। द सेम चीज इज इक्वल टू द स्ट्रेस। थोड़ा सा इनके अंदर डिफरेंस है, वो क्या है मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा, टाइम नहीं है। तो एस टी आर ई डबल एस, ये आपके पास क्या आ जाएगा इधर, स्ट्रेस आ जाएगा। तो स्ट्रेस और जो आपके पास प्रेशर है दोनों का फार्मूला सेम, दैट इज इक्वल टू दी एफ ओवर ए।
इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्ट्रेस है वहां पे हम क्या कर सकते हैं कि पी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि पी इज इक्वल टू एफ ओवर ए, ये आ जाएगा। where E is the elasticity of medium, then equation A can be written as, जो हमने पीछे इक्वेशन लिखी थी, ठीक है, जो हमने यहाँ पे पीछे इक्वेशन लिखी थी कि V is equal to the E over rho, अब हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लुक हियर, दैट इज V is equal to P over rho and whole square root। तो क्या किया हमने कि P के E के ऊपर हमने किसको रिप्लेस कर दिया है, P को, द प्रेशर, और चूंकि प्रेशर वो क्वांटिटी है जो कि डायरेक्टली मेजरेबल है गैस के लिए, इसलिए अब ये हमारे पास एक कारामद फार्मूला है। फॉर एयर वी कैन राइट, कहते हैं एयर के लिए प्रेशर हमारे पास क्या होगा कि P इज इक्वल टू दी रो एम जी एच, इसमें एच आपके पास हाइट आ जाएगी, जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, एंड रो द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, जो आपके पास इस वक्त एयर है बेसिकली, डेंसिटी ऑफ द एयर, वो उसकी बात कर रहा है। कहता है यहाँ पे आप ये वैल्यू पुट करो, पुट करने के बाद सॉल्व किया जब न्यूटन ने, तो सॉल्विंग के बाद हमारे पास जो वैल्यू आई वो थी हमारे पास 281 मीटर पर सेकंड की। बट द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज 332 मीटर पर सेकंड। अब कहता है न्यूटन ये हमें वैल्यू देके, ठीक है, दिस वन, वो उसने हमें ये वैल्यू दी, और वैल्यू दे के तो उसके बाद जनाब वो तो मुल्क राही अदम हो गया, मतलब इस दुनिया से चला गया। तो उसने कहा जी कि हमारे पास जो वैल्यू होती है वो 281 मीटर पर सेकंड है, कि जब साउंड जो है वो एयर में ट्रेवल करती है। बाद में जब फिर एक्सपेरिमेंट्स किए गए और एक्सपेरिमेंटली जब इसको देखा गया तो पता ये चला जो वैल्यू ऑफ साउंड है एयर में, दैट इज 332 मीटर पर सेकंड। ये आपके पास थ्योरेटिकल वैल्यू है, ठीक है, याद रखना है। ये न्यूटन ने हमें थ्योरेटिकल वैल्यू दी थी, उसने ये प्रैक्टिकल नहीं किया था, ये थ्योरेटिकल वैल्यू है 281 मीटर पर सेकंड। और ये 332 मीटर पर सेकंड ये हमारे पास क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। So this shows that the theoretical value is 16% less than the actual value। अब याद रखिए जो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे उसे जो रिजल्ट मिलेगा वो हमारी एक्चुअल वैल्यू होगी, और जो आपने ये न्यूटन ने काम किया था ये उसकी थ्योरेटिकल वैल्यू। तो थ्योरेटिकल वैल्यू क्या हो गई, 16% लेस हो गई, किससे, एक्चुअल वैल्यू से। चलिए अगर 1-2% का फर्क होता तो शायद इसको इग्नोर किया जा सकता, लेकिन 16% का डिफरेंस इज अ ह्यूज डिफरेंस, तो इसको किसी सूरत भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। अब हमने देखना ये है कि न्यूटन ने जब ये सारा काम किया, उसने फार्मूला ड्राइव किया, तो आखिर उससे कहाँ पे गलती हुई, उसने कहाँ गलती की। तो उसकी गलती को बाद में फिर जो है वो दुरुस्त किया था, ठीक किया था, एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था, फिजिक्स था, उसका नाम था लैपलेस। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं और जाके लैपलेस करेक्शन को डिस्कस करते हैं। तो here we have the Laplace correction। तो इसने करेक्शन किसमें की थी, he made the correction in the formula for the speed of sound in air, कि जब आपके पास एयर पास होगी, सॉरी, साउंड पास होगी एयर में से, तो उस वक्त जो न्यूटन ने गलती की थी वो देखनी है कि न्यूटन ने कहाँ गलती की, और फिर लैपलेस ने उसको किस तरह से ठीक किया था। नाउ लुक है, Laplace suggested that the passage of sound waves through air is an adiabatic process rather than the isothermal process, and that is very important statement। Laplace ये कहता है कि जब आपके पास साउंड वेव्स, जब आपके पास साउंड वेव्स पास होती हैं एयर में से, तो वो बेसिकली क्या है, एक एडियाबैटिक प्रोसेस रादर देन दी आइसोथर्मल प्रोसेस। न्यूटन ने कहा था कि कौन सा प्रोसेस होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस, लेकिन लैपलेस कहता है कि नहीं, ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं, बल्कि ये कौन सा प्रोसेस है, इट्स द एंड द एडियाबैटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस मैंने आपको बताया था कि ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर सेम रहता है, दैट इज नोन एज द आइसोथर्मल प्रोसेस।
जबकि एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट सेम रहती है, मतलब इसमें टेम्परेचर वेरी कर सकता है बट द हीट विल रिमेन द सेम, so such a process is known as the adiabatic process. तो लैपलेस कहता है कि वो हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस है। अब ये वो किस बुनियाद पे ये कहता है, ये भी रीजन सुनते चले जाओ। उसने बेसिकली ये कहा कि जब साउंड वेव्स एयर से पास होंगी तो कंप्रेशन और रेफ्रैक्शन इतनी तेजी के साथ होते हैं कि दैट हीट हैज नो टाइम टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस। ये हीट के पास इतना टाइम नहीं होता कोई एक दूसरी जगह के ऊपर जा सके, मीन हीट रिक्वायर्स सम टाइम टू फ्लो। लेकिन अगर कोई प्रोसेस बहुत तेजी से करवा दिया जाए कि जिसके अंदर हीट के पास टाइम ही ना हो फ्लो करने के लिए, तो सच अ प्रोसेस विल बी नोन एज अ एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये रीजन थी कि वो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन इतनी तेजी से हैपन होंगे जब आपके पास साउंड वेव्स एयर से पास होंगी कि हीट के पास टाइम नहीं होगा कि वो क्या करे कि फ्लो कर सके। तो वो फिर आइसोथर्मल नहीं होगा कि जिसमें हीट एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लो करके जा सके और टेम्परेचर को बराबर कर सके। तो कहता है कि ये फिर प्रोसेस नहीं होगा, था कि वो एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। For adiabatic process, Boyle's law becomes PV gamma is equals to constant। पीछे हमने पढ़ा था पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, वो था आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो कि न्यूटन ने हमें दिया था। अब लैप्लेस कहता है कि जब आप एडियाबैटिक प्रोसेस को डिस्कस करोगे देन वी विल हैव द पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसे आप इक्वेशन सी का नाम दे देंगे। देन राइटिंग द इक्वेशन कैन बी रिटन एज, तो जो इक्वेशन है उसको हम कैसे फिर लिख सकते हैं, वही बात हम अप्लाई करेंगे, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो P1 V1 के जगह पे अब हमारे पास क्या रहेगा PV गैमा, और P2 V2 के ऊपर हमारे पास क्या रहेगा P प्लस डेल्टा P इंटू V माइनस डेल्टा V एंड रेज टू पावर गैमा, क्योंकि V के ऊपर जो वो गैमा है, तो इसलिए यहाँ अब इसका फैक्टर भी क्या आ जाएगा गैमा। तो यहाँ हम क्या कहते हैं कि पीवी गैमा इज इक्वल टू, ये फैक्टर तो एज इट इज आ जाएगा पी प्लस डेल्टा पी। यहाँ से हम क्या कहते हैं कि वी रेज टू पावर गैमा जो उसको कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ तो वी मौजूद नहीं है, जब आप यहाँ से आप वी को कॉमन लेंगे तो इधर वी नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये अब हमारे पास वी रेज टू पावर गैमा बाहर आ गया। एडवांटेज क्या होगा, एडवांटेज ये होगा कि यहाँ हमारे पास ये वी रेज टू पावर गैमा इस वी रेज टू पावर गैमा से हो जाएगा कैंसिल, और रिमेनिंग ये जो हमारे पास फैक्टर आएगा 1 माइनस डेल्टा वी ओवर वी रेज टू पावर गैमा, इस फैक्टर पे हम आसानी के साथ बायनोमियल एक्सप्रेशन या बायनोमियल थ्योरम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम यही करेंगे कि इस फैक्टर के ऊपर अब हम अप्लाई करने जा रहे हैं बायनोमियल एक्सप्रेशन या फिर बायनोमियल थ्योरम। लुक है जी, यहाँ से ये पीवी गैमा हो गया खत्म। इसे हम इक्वेशन डी का नाम दे देते हैं। So applying binomial theorem and neglecting the square and high powers, we have, तो कहता है इस फैक्टर के ऊपर सिर्फ ये 1 माइनस डेल्टा वी ओवर वी रेज टू पावर गैमा, इस पे हम अप्लाई करने जा रहे हैं बायनोमियल थ्योरम को। और क्या करेंगे कि स्क्वायर और हाई पावर्स जो होंगी उनको हम निगलेक्ट कर देंगे। तो देन हमारे पास जो कुछ बचेगा वो क्या होगा कि P इज इक्वल टू P प्लस डेल्टा P इंटू 1 माइनस गैमा डेल्टा V ओवर V। अब यहाँ पे देखें कुछ गैमा पावर के अंदर था, ये आपके पास फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, आगे थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म्स आती हैं, लेकिन इन तमाम को हमने निगलेक्ट कर दिया, हम जस्ट पहली टू टर्म्स लिखी हैं। तो ये गैमा अब इनके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा जी, अब देखिए जरा नेक्स्ट क्या हो रहा है। हाँ ये देखो कि P इज इक्वल टू, अब हम अगेन इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। P 1 से मल्टीप्लाई होगा P आ जाएगा, डेल्टा P से 1 से मल्टीप्लाई होगा डेल्टा P आ जाएगा, डेल्टा P अब इस फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस
गैमा पी डेल्टा वी ओवर वी आ जाएगा, और ये फिर डेल्टा पी जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस गैमा डेल्टा पी ओवर वी आ जाएगा। नेग्लेक्टिंग द टर्म गैमा डेल्टा वी ओवर वी, सेम कॉन्सेप्ट जो कि प्रीवियसली आपको दिया जा चुका है, क्योंकि चेंज इन प्रेशर इज अ वेरी स्मॉल, सो चेंज इन वॉल्यूम इज आल्सो वेरी स्मॉल, तो दिस क्वांटिटी विल बिकम अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी एज कंपेयर टू अदर्स। तो इस क्वांटिटी को हम क्या कर सकते हैं कि निग्लेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हम इसको निग्लेक्ट कर दें। एंड सेकेंडली हमारे पास क्या होगा, लुक हियर कि पी यहाँ भी हमारे पास मौजूद है, तो ये पी इस पी से हो जाएगा इधर कैंसल, और ये आपके पास जो फैक्टर है ये तो वैसे ही अब आपने निगलेक्ट कर दिया, तो इस नेगेटिव वाले फैक्टर को इससे फ्लिप जाइए तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो here we have the delta p is equals to gamma p delta v over v, ये फैक्टर हमारे पास आ जाएगा। अब सेम केस इसको भी हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे। यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू दी गैमा पी एंड डेल्टा वी ओवर वी, ये हमारे पास आ जाएगा ऐसे। सेम कॉन्सेप्ट है, द गैमा पी इज इक्वल टू ई द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो इसके ऊपर हम क्या लिख सकते हैं कि रिप्लेस किया जा सकता है, देन द गैमा पी इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर वी स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वही आपके पास आ गया डेल्टा पी स्ट्रेस एंड डेल्टा वी ओवर वी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो गैमा पी बेसिकली किसके इक्वल आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के इक्वल आ जाएगा। So then the speed of sound in air becomes v is equals to gamma p over rho and whole square root। अब न्यूटन का फार्मूला क्या था, अगर आपको याद हो तो वो था v is equals to p over rho and whole square root, और यहाँ हमारे पास जस्ट क्या आ गया, एक फैक्टर गैमा का आ गया जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, p के साथ। गैमा आपके पास बेसिकली रेशियो होती है about the molar specific heat at constant pressure over the molar specific heat at constant volume। ठीक है, गामा बेसिकली रेशियो है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो मोनोटॉमिक गैस के लिए जो वैल्यू है वो होती है 1.60। डायटॉमिक गैस के लिए मतलब ऐसी गैस जो कि सिंगल एटम से मुश्तमिल है, जैसे कि नोबल गैसेस हैं, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये सारी क्या है आपके पास मोनोटॉमिक गैसेस हैं, तो उनके लिए गामा की वैल्यू है 1.6। ठीक है, और जो आपके पास डायटॉमिक गैसेस हैं जो कि दो इनका मॉलिक्यूल दो एटमों पे मुश्तमिल होता है, जैसे कि O2, N2, Cl2, तो इनके लिए आपके पास जो है गामा की वैल्यू वो होती है 1.42। अब देखिए जरा नेक्स्ट, तो है P is equal to the gamma rho m g h, तो तब स्पीड ऑफ साउंड वेव्स क्या आ जाएगा, वहां हम पी की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज इक्वल टू दी गामा रो एम जी एच ओवर रो। तो here for diatomic gases gamma की वैल्यू हमारे पास 1.42 है, यूनिट इसका कोई नहीं आएगा। रो एम 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एट एसटीपी। एसटीपी स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो स्टैंडर्ड कंडीशन हम लेते हैं वहां पे। जी 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, वैसे कितनी होती है 9.80 होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो सेंटीमीटर जब कन्वर्ट करेंगे हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो जी वैल्यू विल बिकम 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। एच हमारे पास आ जाएगा 76 सेंटीमीटर। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, वी गेट द वैल्यू v इज इक्वल टू 33 333 मीटर पर सेकंड। So this theoretical value agrees well with the experimental value। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमारे पास 332 मीटर पर सेकंड थी, ये कितनी है 333 मीटर पर सेकंड, तो इट्स क्वाइट रीजनेबल, हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपके पास सेम है। तो दिस इज व्हाट
how the Laplace was able to make the correction in the formula for speed of sound, जो कि ओरिजिनली ड्राइव किया था किसने, न्यूटन ने, और उसको के अंदर जो मिस्टेक थी, उसने उस मिस्टेक को क्या किया कि पॉइंट आउट किया था। तो यहाँ आपका ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है अबाउट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ये एक्चुअली इसका पार्ट 1 कंप्लीट होता है यहाँ पे। आगे कुछ फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।